अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। तहरीक-ए-इंसाफ ने एक हफ्ते के वक्फे से अपना एहतजाजी लॉन्ग मार्च फिर से शुरू कर दिया। लॉन्ग मार्च ने उसी मुकाम से इस्लामाबाद के लिए अपना सफर शुरू किया है जहां 3 नवंबर को इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग के बाद इस मार्च को मुअत्तल कर दिया गया था। तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि कौम चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है। मुल्क में जो कुछ किया जा रहा है इस पर दुनिया में हमारी बदनामी हुई है। अब ये जो मार्च जो चल रहा है इसकी क़यादत शाह महमूद कुरैशी और असद उमर कर रहे हैं। अब नई हिकमत अमली जो मार्च की है उसके तहत तहरीक इंसाफ के ये काफिले रावलपिंडी पहुंचने हैं जहां पर तवक्को ये है कि इमरान खान भी इस एहतजाज के अंदर शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा भी तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज कर रही है। मोटरवे समेत रास्तों को बंद किया गया है। अब ये रास्तों की जो बंदिश है इस पर हुकूमत तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रही है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का यह कहना था कि इमरान खान रास्तों की बंदिश से क्या हासिल करना चाहते हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पुलिस की हिफाजत और सरकारी प्रोटोकॉल में सड़कें बंद करने से आवाम बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। तब सड़कें बंद करने का ये जो मामला है ये अदालत में भी जो है वो पहुंच गया है। एक शहरी की दरखास्त पर जिले इंतजामिया को कल अदालत ने बुला लिया है और रास्तों की बंदिश के हवाले से तहरीक इंसाफ पर तनकीद हो रही है। क्या ये तनकीद दुरुस्त है? क्या वाकई तहरीक इंसाफ का एहतजाज लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है? इसके अलावा जो मार्च के हवाले से सवालात हैं कि तहरीक इंसाफ के ये जो एहतजाज की नई हिकमत अमली है क्या मतलूबा मकासद हासिल कर सकेगी और क्या ये जो तहरीक इंसाफ का अब जो कि एहतजाज और मार्च दोबारा से शुरू हुआ है तो क्या इसमें मजीद शिद्दत आएगी? फिर अहम सवाल यह भी है कि मुतनाज़ मामलात पर अदालत का क्या किरदार हो सकता है, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को आज पासपोर्ट जारी कर दिया गया और वजीर आजम पाकिस्तान ने लंदन में मियां नवाज शरीफ से दूसरी मुलाकात की है। वजीर आजम शर्मुल शेख से वतन वापस आने की बजाय लंदन चले गए थे। इस दौरे और मुलाकातों के हवाले से बहुत सारी क्यासराइयाँ हैं और इनको इमरान खान के एहतजाज और आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत के साथ भी जोड़ा जा रहा है। ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं, क्या अहम फैसले लिए जा रहे हैं, इस पर भी जो है वो प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो पैनल बहस के लिए मौजूद है तारुफ करा देता हूँ। नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बहुत शुक्रिया स्टूडियोज़ में हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो हमें जो है वो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। और राना तनवीर साहब जो है मुस्लिम लीग नून से अगेन सीनियर पॉलिटिशियन, वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हमें इस बहस में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा चाहता हूँ चंद साहब आपसे ज़रा कर लिया जाए। ये जो तहरीक इंसाफ का जो मार्च है, नई हिकमत अमली नए तरीके से मार्च कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये मार्च क्यों हो रहा है? पहला सवाल तो ये है ना जिस पर आप लोग बड़े तरह तरह के सवाल हुए। पीटीआई का मौका बड़ा क्लियर है, वो कहते हैं हम इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो बड़े सवाल उठा रही है। देखिए जी, इलेक्शन कैंपेन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हक है, लेकिन देखना यह है कि क्या आपकी कैंपेन या जो हकीकी आज़ादी मार्च का जिसका नाम दिया गया है, 3.5-4 साल पीटीआई को हुकूमत मिली है, हकीकी आज़ादी के लिए क्या क्या इकदाम किए पहले वो कौम को बताने चाहिए थे कि क्या ऐसे इकदाम हमने किए जिसमें सिविल मिलिट्री बैलेंस हो या इदारों की रिफॉर्म्स हो या ऐसी आज़ाद खारजा पॉलिसी हो जिसके ऊपर कौम की राह मुतय्यन हो। और मैं समझता हूँ अगर को किए हैं तो वो यकीनन हुकूमत को बताने चाहिए और उसको आगे किन पॉलिसियों का वो तसलसल चाहते हैं। तो ऐसा प्रोग्राम उनका जमहूरी हक है, ऐसे इकदाम पहले भी होते रहे, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें तो बहुत सारे ऐसे लॉन्ग मार्च मेजॉरिटी ऐसे हैं जो जिसके पीछे कोई इशारा था, अच्छा, या पीछे कोई गेम थी। अब बहुत सारी क्यासराइयाँ हैं कि ये अदम एतमाद क्यों हुआ और अभी जो इस महीने तैनाती होनी है लॉन्ग मार्च के हवाले से, इसमें भी बड़ा इसका आपस में कनेक्शन। ये शक आपको क्यों है? नहीं, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। मुझे तो शायद शक ना हो कि आप जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो इलेक्शन के लिए एहतजाज कर रहे हैं, तो आप नहीं, इलेक्शन की डेट तो वो मांग रहे हैं, उसमें हकीकत है कि इलेक्शन की डेट वो मांग रहे हैं, वो इलेक्शन चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो, ये तो सामने की बातें हैं। लेकिन कुछ पसे पर्दा हकायक भी होते हैं जो
तस्वीर के पीछे वाला रुख जो होता है, जो नजर नहीं आ रहा। मार्च तो सर सारे करते हैं, आप लोगों ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी मार्च किया था, और मैं कहता हूँ बहुत सारे मार्च हुए, लेकिन अब जो कौम में हैजानी कैफियत है इतना लंबी कभी भी नहीं हुई। अच्छा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देख लें कि जो मुल्क का, रियासत का जो नुकसान हो रहा है, खा वो इकनॉमिक्स अनस्टेबिलिटी हो, पोलिटिकल गैर यकीनी सूरत हाल हो, इस सारी सूरत हाल में देखना है कि मुल्क की मईशत, बेरोजगारी, महंगाई क्या इस कैफियत में बढ़ी है या कम हुई है। अगर इस तनाव में, इस लड़ाई में, इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन में अवाम के लिए मसाइल पैदा हुए हैं, तो फिर तो सोचना सारी पॉलिटिकल जमातों को, बिलखसूस मैं समझता हूँ PTI को सोचना चाहिए कि ऐसा कोई मंसूबा दें जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी आगे चल के हो जाए और मुल्क का नुकसान भी ना हो। देखिए इलेक्शन हो जाने हैं, जिसकी भी हुकूमत आएगी, जिसको अवाम वोट देंगे वो हुकूमत में आ जाएगा। क्या फिर ये मसाइल हल करने के लिए फिर इनको नहीं बैठना पड़ेगा इकट्ठे, फिर आगे वे फॉरवर्ड नहीं देना पड़ेगा? असल मामला तो चंद साहब तारीख का है ना, ये तो बात तहरीक इंसाफ को भी पता है कि इलेक्शन अभी नहीं हुए, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, अपोजिशन इलेक्शन का मुतालबा करती थी। अच्छा, उनका मौक़िफ़ था कि हम अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। अब जब ये हुकूमत PDM की या उसकी इत्तेहादी जमातों की है, तो अब तहरीक इंसाफ इलेक्शन उनका मौक़िफ़ है अब कि हम अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। जब आइन है ना, आइन के साथ तो नहीं खिलवाड़ हो सकता। अब आईनी तरीके के अंदर रह की फ्रेमवर्क में, तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल जमातों को बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। और जो मैं इस वक्त एक टेबल पे नहीं बैठ रहे, ये मुल्क के लिए, ये रियासत के लिए, ये आने वाले वक्त के लिए एक अच्छी बात है। अली भाई, इसको जरा एड्रेस कीजिएगा। ये जो इस मार्च को बड़े तवातुर के साथ जब से ऐलान हुआ है, इसको जोड़ा जा रहा है तैनाती के साथ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती होनी है। आज बल्कि उस हवाले से भी एक अपडेट आ गई कि उन्होंने अपने अलविदाई दौरे शुरू कर दिए हैं। ये क्यों जो है वो इन तारीखों को जो है वो जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार्च को? और फिर जो चंद साहब बात कर रहे हैं कि मार्च के बगैर क्या बैठकर जो है वो बात हो सकती है, क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है? बहुत शुक्रिया। एक तो मेरी रिक्वेस्ट होगी हुकूमत से, दो मोहतरम नुमाइंदे हैं और अपोजिशन से एक मजलूम और मजबूर शख्स को आपने बिठा लिया है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि कम से कम मुझे डबल टाइम दें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। नहीं, हम आपके साथ हैं, आपको हाँ, बस मैं सब मेरा मुंतहा नजर आपके सामने पहुंच गया है कि हुकूमत से दो शख्सियात माशाल्लाह बैठी हैं और दोनों अपनी अपनी जात में पूरी यूनिवर्सिटियां हैं। देखें, सबसे पहली तो मैं, चंद साहब मेरे भाई हैं, एक्स PTI हैं और अब माशाल्लाह से दोबारा पीपल्स पार्टी हैं। उन्होंने एक सवाल उठाया, वो मैं जरूरी उसका जवाब समझता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपके सवाल का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि हकीकी आजादी के लिए हमने क्या किया और हमारा आगे क्या एजेंडा है। तो वो तो तकरीबन 3 साल से ज्यादा तो हमारे साथ चंद भाई रहे। हकीकी आजादी के लिए हमने ये किया कि जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की मईशत की तबाही कर गए थे, तो एज अ वजीर आजम इमरान खान साहब ने अपने 3.5 साल उस मईशत को ठीक करने में लगाए, और जिसमें हमारे चंद भाई का भी हमारे साथ उनका हिस्सा है उस नेक काम में, क्योंकि वो मईशत जो तबाही से दो चार थी, जब हमें उतारा गया एक बैन अल-अक़वामी मुदाखलत और साजिश के बाद, तो 6 की GDP को अल्लाह ताला के करम से टच कर रहे थे। कोरोना के दौरान जब दुनिया नेगेटिव में जा रही थी, हम उस वक्त भी 3+ में GDP को लेके गए थे, और 6 की GDP पिछले 15-20 साल में एक बार भी कोई हुकूमत उसको टच नहीं कर सकी। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, इम्पोर्ट बिल भी बढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही थी। उन्होंने पूछा हकीकी आजादी के लिए क्या कर रहे थे? हकीकी आजादी के लिए नदीम अफजल चंद भाई हम ये कर रहे थे कि जो आपकी मौजूदा पीपल्स पार्टी, जो आपकी ज़ाहिर जमात है, उसके जो बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो सोच थी, उससे एक कदम आगे इमरान खान साहब की भी वही सोच है कि एक हकीकी आजादी के लिए एक आजाद खारजा पॉलिसी, कि हम अमेरिका के दुम छले ना बने रहें, बल्कि हम आजाद खारजा पॉलिसी को लेकर चले। हकीकी आजादी के लिए रूस से भी ताल्लुक, सस्ते तेल के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीन, जिसके साथ इस चीन के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने और मार्च वाली चीज पर जरा आप आ जाए, ताकि हम मुल्क को हकीकी आजादी की तरफ लेके जा सकें। और सबसे बड़ी बात, हकीकी आजादी के लिए अगर इस मुल्क में मौजूदा वज़रा आज़म में किसी शख्स में हिम्मत थी एक दुनियावी सुपर पावर को एब्सोल्युटली नॉट कहने की कि हमारे मुल्क पाक सरजमीन के अड्डे
अमेरिका को ना मिले, तो हकीकी आजादी के लिए इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा और पूरी दुनिया ने उसको देखा और उसकी हमने कीमत चुकाई और शौक से चुका रहे हैं और बार बार चुकाएंगे, क्योंकि अपनी हकीकी आजादी पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपने कहा कि आइंदा का क्या है, आइंदा का लायमल इंशाल्लाह जब पावर में आएंगे सबसे हमारा दोस्ताना ताल्लुक होगा, लेकिन डिक्टेशन किसी से नहीं लेंगे, अपने फैसले लंदन और वॉशिंगटन में नहीं कराएंगे। अभी भी मुल्क के वजीर आजम इंपोर्टेड और साबिक वजीर आजम लंदन बैठे हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक 75 साल पहले हम मुल्क को आजाद कर चुके हैं। इस वक्त लंदन में नहीं, इस्लामाबाद में बैठकर फैसले करने की जरूरत है। इस्लामाबाद में बैठकर, जहां तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है, देखें मेरे भाई, हमारी वाहिद ताकत जो है वो अवाम है और अवाम के पास हम गए हैं। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, अभी आपके प्रोग्राम के दौरान मैंने मरियम औरंगजेब बीबी की एक टिकर देखी है कि वो कहती हैं कि मार्च जो है वो टीवी तक आ गया है। इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म पे जानी हमला हुआ है, बदन में 3-4 गोलियां खा के बैठे हुए हैं, इसलिए वो आज उन्होंने अंदर से खिताब किया है। हमारी टीम सारी वहां, जनरल सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन वहां थे, अवाम उधर थी। और आपको बड़ा शौक है कि इमरान खान साहब के पीछे कितनी दुनिया है। अगर अभी तक आपको पता नहीं लगा पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन हारने के बाद, तो इंशाल्लाह चंद दिन बाद आपको इस्लामाबाद और पिंडी में पता लग जाएगा। जहां तक आपके आखिरी मैं जरा राणा साहब से जरा साथ बैठने के लिए तैयार हैं। अगर राणा साहब की जमात हुकूमत जो है वो इस वक्त इस बात पे एग्री करती है कि हम एक डेट देने के लिए तैयार हैं, लेट्स गो फॉर अर्ली फ्रेश इलेक्शंस, बिल्कुल हम बैठेंगे। लेकिन फ्रेश इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन से अलावा कोई और बात होगी, उस पर बैठने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है राणा साहब, ये जरा पहले तो ये सर बताया, ये लंदन में मुलाकातें क्यों हो रही हैं? तो आप बड़ा करीब हैं हालात की, आपको पार्टी के अंदर जो बात चल रही होती है बड़ी खबर होती है, तो ज़रा हमारी ज़रा रहनुमाई करें हम बाकी 3 लोगों की कि लंदन में जो है वो क्या बात हो रही है। अली भाई को तो लग रहा है कुछ और बातें जो है वो हो रही हैं। और दूसरा फिर ये बाद में ज़रा मार्च वाली बताइएगा कि ये मार्च आपको क्या लगता है, मार्च क्यों हो रहा है? देखिए, मुझे कोई समझ नहीं आती मैं कहां से शुरू करूं। आपने तो सीधे मार्च पे बात कर दी, लेकिन मेरा जरूरी है अगर मैं शार्ट सा जवाब अली भाई का दे दूं कि वो जो उन्होंने बातें की हैं, आज़ादी जो नदीम असल साहब ने बात की थी, उन्होंने बड़े खूबसूरती से सारा एनालिसिस किया। मैं कहता हूँ बड़ा परफेक्ट एनालिसिस था हालात का। तो अभी जो इन्होंने बात की अली भाई ने कि उसके जवाब में कि हमने ये आज़ादी दिलाई, हाँ इन्होंने ये आज़ादी दिलाई कि IMF के साथ इन्होंने जो वादे किए वो साइन किए और वहाँ पे इन्होंने अपने उस कंडीशंस पे किए जो आज तक पिछले 70-72 साल में IMF के जितने प्रोग्राम हुए हैं इसके सख्त कंडीशन आज तक नहीं हुई जो इन्होंने साइन किए। इन्होंने स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने और वहाँ पे वायसराय हो गया वहाँ का, और अमेरिका के कहने पे इन्होंने वो यहाँ पे बिल एक्ट पास किया असम्बली से, और गवर्नर को स्टेट बैंक जो किसी भी मुल्क का एक ट्रेजरी होती है उसको भी अमेरिका के हवाले कर दिया। इन्होंने CPEC की जो एक हमारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट था वो भी उनके साथ शेयर किया, जो कि आज तक उनकी डिमांड थी कि हमें बताया जाए ये क्या CPEC का चाइना के साथ चल रहा है, तो कोई किसी को ने भी उनको नहीं करीब नहीं आने दिया। इन्होंने वो भी उनको सारा ला के आके रख दिया। ये हकीकी ज़ादिया फॉरेन पॉलिसी ये थी इनकी कि इनके साथ सऊदी अरेबियन राज था, यूएई राज था, टर्की राज था, मलेशियन राज था। हकीकी ज़ादी ये है कि इन्होंने एक आइडिया पेश किया इमरान खान ने कि हम एक इस्लामफोबिया पे एक चैनल बनाए मिलके, जिसमें मलेशिया, कतर, टर्की और ये थे पाकिस्तान, ये मूवर था। तो एक डेट फिक्स होगी, जब वहाँ जाना था तो 3 दिन पहले सऊदी वालों ने इनके एक फ़ोन कॉल की, जो कहते हैं ना फ़ोन कॉल की कि फ़ौरन आए, समन किया गया। वहाँ पे ये उड़ के गए और उन्होंने कहा कि आप नहीं जाएंगे वहाँ पे। उन्होंने को वो एक अलग बात है, OIC और उसको फील करते थे, आपको पता है। तो इन्होंने आके, ये आज तक नहीं हुआ कि खुद आपने कहा ये डिप्लोमेटिक लेवल पे, तो ये इसने वहां से अब्सटेन करके काम नहीं आ रहे, क्योंकि इन्हीं का आइडिया था, इन्हीं के थे। ये हकीकी आज़ादी थी, ये जो फॉरेन पॉलिसी बात करते हैं साहब। हकीकी आज़ादी पे मेरे ख्याल है काफी बात हो गई है प्रोग्राम में। अब जरा गुजारिश से होगी कि जरा वो लंदन की मुलाकातों का कोई अहवाल बता दें, और फिर ये मार्च वाली जो चीज है।
मैं मार्च का भी आपने पहले क्वेश्चन किया था और लंदन में भी आ जाता हूँ। हाँ। उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन मार्च की बात है कि मुझे बताएं, ठीक है ये राइट है, नदीम अफजल ने बड़ा खूबसूरत तरीके से कहा, राइट है, डिमांड करें, अर्ली इलेक्शन की करें, भी करें, हमारी पॉलिसी पे क्रिटिसाइज करें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन मुझे ये बताएं, ये कहते हैं जी इन्होंने मार्च की है, हमने फजल रहमान साहब ने मार्च किया, आके नए पाक वो क्या 9 में बैठे, कोई एक पत्ता भी कोई हिला है? कोई सारे मार्च के दौरान कोई बिलावल साहब ने किया, कोई एक पत्ता हिला है? कोई रुकावट डाली है? हमने की है? कोई ऐसा मसला हुआ है? ये मार्च नहीं है, ये एक बगावत है जिसको सिटिंग मिनिस्टर परवेंसेस कलाशिकोफिन लहराते हैं, दावा बोलते हैं फेडरेशन पे, सड़कों पे ये क्रिकेट खेलते हैं, कुर्सियां वहां पे डाल के वहां बैठते हैं मिनिस्टर गवर्नर, उस पर ये चढ़ाई करते हैं जो 70 साल में नहीं हुआ, वहां हमला करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं गवर्नर हाउस, मिनिस्टर लीड करते हैं पंजाब में, मिनिस्टर 4-5 मैं नाम बता सकता हूं कि वो लीड करते हैं। ये इनका मार्च है, ये अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, ट्रक को जलाते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, लोगों की कारें तोड़ते हैं, लोगों की जानों को क्या ये बात करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। अली भाई जैसे लोग शरीफ आदमी फंसे हुए हैं, चले फंसे रहे, लेकिन मसला ये है कि ये बाकी इनके साथ हम क्या बात करें, हम इनको 10 दफा कह चुके हैं कि डायलॉग डेमोक्रेसी का एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। आप गैर मशरूत ये कहते हैं पहले हमें बताएं, भाई पहले बताएंगे तो डायलॉग की जरूरत है, फिर तो आपको एक पैगाम भेज देते हैं टीवी के जरिए कि हमने ये इलेक्शन। डायलॉग की बात कोई चली तो थी, देखिए डायलॉग की बात कोई चली तो लेकिन मेरी बात सुन लें, ये क्यों नहीं कामयाब हुई? अजहर साहब मेरी बात सुन लें, इतना गंभीर मसला है ये। अगर फर्ज करें कल को इलेक्शन कर देते हैं, ये कहेंगे नहीं वो क्या मशीनें जो ये कहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन वो लगाएं, वो पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है, नहीं हो सकता, बजट है नहीं है, कितना वो एक इशू है। और ये कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन में मंजूर नहीं, इलेक्शन कमीशन ने ले हैं, वरना इलेक्शन में मंजूर नहीं, वो ये सारे इशू बैठ के तय होनी है। अगर कोई रिफॉर्म्स भी लानी है तो फिर उसके लिए एक्ट बनाने पड़ेंगे। असेंबली से तो भागे हुए हैं, इस्तीफे देते भी हैं, देते भी नहीं है, आगे आते भी हैं, छुपते भी हैं और सामने भी नहीं आते, तो फिर दरखास्तें ले जाते हैं हाईकोर्ट के पास कि जी हमने तो इस्तीफे ये हमारे यहाँ ब्लॉक मंजूर करे ना करे। ये किस किस्म के लोग हैं? बाकी रहे इनकी पॉपुलैरिटी। मगर सर इसमें से अब रास्ता देखिए रण साहब, अब इसमें से रास्ता निकालना जो है वो किसने निकालना है? रास्ता निकालने के लिए बार बार सियासतदान मेरी बात सुन, उन इदारों की तरफ जाते हैं, मेरी बात सुन ले, सियासतदान उन इदारों की तरफ जाते हैं जो गैर सियासी हैं। मेरी बात सुन, थोड़ा सा मैं इनको बताना चाहता हूँ, पॉपुलैरिटी एक जत्थे को इकट्ठा करना पॉपुलैरिटी थी। इलेक्शनों की मिसाल देते हैं, ये हुकूमत में जब से ये बहुत सारे बाई इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने जद्दोजहद नहीं की। मैं मानता हूं जैसे 1-2 इलेक्शन में फर्क पड़ा है, लेकिन मैंने अपने हल्के में जहां एमपी का इलेक्शन था, हम इमरान खान से डबल से भी ज्यादा जलसा किया था, उसी जगह जहां इमरान खान साहब गए थे। लेकिन मैं कहता हूं जब इलेक्शन आएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 6 महीने तो इन्होंने गुजार लिया हमारे साथ लड़ाई में, 6 महीने और गुजार लें। अच्छा सर मुझे जरा एक ब्रेक पर जाना है, मैं सर ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद चंद साहब ये जो गैर सियासी इदारों की तरफ जो है वो सियासतदान क्यों देखते हैं? मेरी मुराद ये है कि अदालत की तरफ देखा जाता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की उनकी तैनाती की बात होती है, तो ये क्या है? ये सियासी लोग जो है वो फिर एक दूसरे से कहते तो हैं कि ये सियासी मसाइल है, लेकिन खुद क्यों नहीं हल कर पाते? एक मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। नदीम अफजल चंद साहब, मार्च हो, इलेक्शन की तारीख का मसला हो, ये हल सियासतदान तो ऐसा लग रहा है नहीं निकाल सकते। ये कोई गैर सियासी इदारे या फिर अदालत में मामला जाएगा, वहां से कोई हल निकलेगा? देखिए भाईजान, तारीख में उन सियासतदानों को याद रखा जाता है जिन्होंने कौम के लिए कोई राह निकाली है या सेक्रीफाइस किया है, फिर कौम को जब भी मुश्किल हालात में मुल्क आया तो उसको किसी रास्ते पर डाला है। लड़ाई कभी भी कौम के फायदे में नहीं होती, ना मुल्क के ना जमहूरियत में। अब इस वक्त जो लड़ाई है बज़ाहिर तो सिर्फ इलेक्शन का नाम लिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में यह है कि इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ये इक़्तिदार की जंग अगर आप कहें तो अवाम पूछती है कि इक़्तिदार आप किसके लिए, अवाम के लिए हम हासिल करना चाहते हैं ना, तो अवाम की खिदमत तो आप अपोजिशन में रह के भी कर सकते हैं, आप इदारों के रिफॉर्म्स में, आप मुल्क के
जो इस वक्त मुल्क जो हमारा क्राइसिस में है, अब सिर्फ ये कहना कि मैं, अगर नदीम अफजली कहे कि मैं वजीर आजम बन जाऊं तो ठीक, अगर मैं अपोजिशन में चला जाऊं तो गलत है, तो ये लड़ाई नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में जदोजहद की जाती है, लेकिन साथ रिफॉर्म्स का एजेंडा दिया जाता है डिटेल्ड। जुडिशल रिफॉर्म्स जो नहीं कर सके हम, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो नहीं कर सके हम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हम नहीं कर सके, इसमें रिफॉर्म्स का एजेंडा तो है कि मैं समझता हूँ नहीं है। पीटीआई अगर डिमांड इलेक्शन की कर रही है तो मैं समझता हूँ पीटीआई को जितना वो साइफर का लहराते थे ना एजेंडा, रिफॉर्म्स का एजेंडा लहराएं बार बार, ताकि लोगों को याद हो जाए लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स के, लोकल बॉडीज का सिस्टम आना है तो ये इलेक्शन होना है, हमने ये करवाना है। तो अब इस वक्त सारी हुकूमतें तो पीटीआई की है। किधर जाके होगा मेरे ख्याल में एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना पड़ेगा। अच्छा, जिसमें पीटीआई को भी बैठना पड़ेगा, सारी जमातों को बैठ के एक साइन करना पड़ेंगे, रूल्स ऑफ गेम तय करने पड़ेंगे, डिक्टेशन से पाक होना पड़ेगा। अच्छा, हमें एस्टैब्लिशमेंट की तरफ या जुडिशरी की तरफ या दूसरे इदारों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। पार्लियामान का काम है ओवरसाइट। ये सारे इदारे पार्लियामान एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, इन सारे इदारों में मैं समझता हूं कि इस वक्त तो खान साहब खुद मान रहे हैं कि नैब किसके अंडर था। आज खान साहब का भी मैंने पढ़ा है जुडिशरी, हम जुडिशरी के अपॉइंटमेंट मैं बताता हूँ, अली मोहम्मद खान साहब भी मुझे हुकूमत का याद दिलवा रहे थे। तो जब मैं खान साहब को कहता था ना कि जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर बात करें, तो कहते थे आपने जजों से हमें लड़वाना है। अच्छा, जब अगर इस वक्त काम है, फवाद चौधरी साहब को उन्होंने एक दो दफा बात भी की टीवी के ऊपर, मैंने सुना कि हमें आर्मी चीफ की तैनाती का परमानेंट हल निकालना पड़ेगा। ये टाइम है। अब खान साहब सड़क के ऊपर बैठ के तो हम आर्मी चीफ की तैनाती का परमानेंट हल तो नहीं निकाल सकते ना। ये तो हम बैठ के पार्लियामान के अंदर या सियासतदान टेबल पे बैठ के टेनोर एक सेट कर दें, तैनाती का करना तो प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन हमने अगर इसमें कोई सलाह मशवरा, जब जिन्होंने तैनाती करनी है वो कहते हैं कि हम अपने नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर ये पूरी दुनिया में ये पूरी दुनिया में नहीं होता। नैब का मामला हो, कोई और इशू हो, जब वो इक़्तिदार में थे तो वो कहते थे कि ठीक तो फिर लूला लंगड़ा नैब रिफॉर्म्स हम क्यों करें। रहमान भाई, लूला लंगड़ा अगर इक़्तिदार लेना है इन सियासतदानों ने तो फिर इसी तरह चलता रहेगा जिस तरह चल रहा है। मगर अगर लूला लंगड़ा इक़्तिदार लेना चाहते हैं, इसी में एंजॉय करना चाहते हैं, इसी में अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अब राना साहब कितने सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, मेरे ख्याल 8-10 असम्बलियां ये सूबाई और कौमी की देख चुके हैं। बिल्कुल। तो अगर मजीद 3-4 असम्बलियां इसी तरह देख के हम अपनी जिंदगी पूरी करके चले जाएंगे तो आने वाले वक्तों में हम क्या दे के जाएंगे। अली मोहम्मद खान साहब ने भी एक असम्बली, मैंने भी एक देखी, इन्होंने भी देखी, हमने इन्होंने 2 देखी होगी। तो मैं समझता हूं कि ये कोई हल नहीं है, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये दंगा फसाद, ये हल नहीं है। जो कार्य सरकार है उसमें तो चलाने में अब ये राणा साहब की जो पार्टी है ये कह रही है कि सूबे हमलावर हो रहे हैं, वफाक सूबे इस वक्त जो पुलिस प्रोटोकॉल के तो सही है ना, गलत बात है ये। आप अगर ये काम सिंध या बलोचिस्तान करता तो आप उनको दहशतगर्द कहते हैं, गद्दार कहते हैं, लेकिन पंजाब पिंडी में बैठ के या मोटरवे के ऊपर हो रहा है तो ये गलत है। और ये मैं जब राणा साहब की सूबाई हुकूमत थी, जब वफाक के खिलाफ ये लोड शेडिंग के ऊपर करते थे, आप मेरे और राणा साहब के कई प्रोग्राम इकट्ठे हैं, मैं उस पीपल पार्टी को रिप्रेजेंट करता था, तो मैं उसमें भी कहता था ये गलत है, ये आज भी ये गलत है। ठीक है, ये मैं समझता हूँ पार्लियामान की और हुकूमत की, इस रियासत की बहुत बड़ी तौहीन है कि सूबे पुलिस के पास होते हुए 20 बंदे सड़क पे बैठ जाएं और रोड ब्लॉक कर लें। ये कोई एहतजाज नहीं, ये 2 चीजें हैं। एहतजाज एक टोकन करना होता है, आपने रजिस्टर्ड कराना होता है कि इस इशू के ऊपर हम एहतजाज कर रहे हैं। मुअज़्ज़म मुआशरों में एहतजाज सिर्फ रजिस्टर्ड करवाया जाता है, उसको मंतकी इंजाम तक इस तरह नहीं पहुंचाया जाता कि आपने तकलीफ देनी ही देनी है। इसलिए करते हैं कि लोग निकले। अब अली मोहम्मद खान साहब, ये जो सूबों और विफाक वाला मामला है और ये हुकूमत की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि पुलिस प्रोटोकॉल के साथ जो है वो एहतजाज किया जा रहा है और लोगों को भी मुश्किलात हैं। आज तो मेरा ख्याल है इस पर काफी बात हुई, बयानात बहुत सारे हैं रिपीट, बट ये कि आपकी नजर से गुजरे होंगे। अब तो इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरह से जो है वो इस क्रिटिसिज्म को देखती है? दोबारा याद दिलाने के लिए कि हुकूमत से 2 मेंबरान हैं और अपोजिशन से 1 है, और अभी तक मैं 4-5 मिनट बोला हूं और हुकूमत कुल मिला के कोई 10-12 मिनट बोल रही है। बहरहाल इंसाफ अच्छी चीज है। देखिए, चंद साहब ने दोनों नहीं, मेरी कोशिश होगी कि आपकी कोई बात रह ना जाए जी। बात तो फिर भी रह जाएगी।
चंद साहब ने 2 बातें की हैं, मुझे बड़ा मजा आया उनकी बात सुन के। वो कहते हैं कि खिदमत तो सिर्फ हुकूमत में नहीं, अपोजिशन में रह के भी की जा सकती है, तो कर लेते ना आप अपोजिशन में थोड़ा सफर। आपकी जमातें क्यों बैन अल-अक़वामी मरासले की कश्ती में सवार होके आए? ये अभी हम हुकूमत के एंड में जा रहे होते और अभी हमारी परफॉर्मेंस पे बात हो रही होती, अभी ना मरासला डिस्कस हो रहा होता, ना हकीकी आजादी डिस्कस हो रही होती, ना बैन अल-अक़वामी मुदाखले डिस्कस हो रही थी, ना अरश शरीफ साहब की शहादत हुई होती, कुछ ना हुआ होता। अभी हमारी परफॉर्मेंस, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, जुडिशल रिफॉर्म, उस पे बात, वो तो आप कहते हैं आप लोग बड़ा सीख गए। 40 साल में ये सीखें कि अमेरिका की मुदाखलत पे एक इलेक्टेड हुकूमत को घर भेज दो, ये सीखें। दूसरी बात उन्होंने ये की कि रिफॉर्म, मुझे बड़ा अजीब लगा। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से ज्यादा तजर्बाकार हैं, मेरे से ज्यादा सियाने हैं, मेरे से ज्यादा पॉलिटिकल, मैं तो तालिब इल्म हूं, ये गुरु हैं। ये 3.5 साल की हुकूमत वाली जमात को कह रहे हैं कि आप रिफॉर्म नहीं कर सके, और उन जमातों के साथ हैं जो 40-50 साल से रिफॉर्म नहीं कर सके। तो हम तो 3.5 साल वो भी नहीं कर सके 40 साल में। मैं सर मैं अर्ज करता हूं, देखें, रिफॉर्म इमरान खान साहब का एजेंडा है और उन्होंने किया, कुछ चीजों पर उनको नहीं करने दिया, और इसलिए वो आप लोगों की तरह छुप छुपा के बैठे नहीं, निकल आए मैदान में, सीना ठोक के खड़े और अपना बयानिया अवाम के पास ले गए। अवाम उनके बयानिए के साथ खड़ी है। अब यहाँ पे राना साहब ने कहा कि कोई हम हमलावर हो गए, कौन सा हमलावर हुए हैं? हम अपना एहतजाज कर रहे हैं। हाँ, एहतजाज में लोगों को तकलीफ और मसाइल का भी सामना हो सकता है, और है भी, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, लोगों को रोड्स पे इशू है। लेकिन ये मुझे बताएं कि ये जो 40-45 साल से हमने अपनी आजादी की चिड़िया इन IMF और वर्ल्ड बैंक्स और अमेरिका और इन इदारों के हाथ थमाई हुई है, कश्मीर के मामले को जो है हमने वहां सर्द खाने में डाला हुआ है, हम दुनिया में कहीं कोई अपनी बात नहीं कर सक रहे। और इस वक्त जो आपकी सूरत हाल है वो ये है कि आपकी माशी आजादी अगर नहीं है तो आपकी क्या आजादी है? हमें ये ताना दिया राना साहब ने, मेरे सीनियर हैं, कि जनाब आप IMF के पास हम खुशी से गए, हमसे पहले 4-5 दफा आप लोग नहीं गए, अल्लाह ताला के करम से हम तो आपको ग्रे लिस्ट से निकाल के लाए, एक पॉइंट आपने आके पूरा किया है, बाकी सब हम कवर कर गए। और जब हमने कवर किया था, चंद साहब भी उस वक्त हमारे साथ ही थे। मैं दोबारा ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो इस वक्त एहतजाज है ये पुरअमन है, ये मार्च पुरअमन है। इसको बगावत की बात की है, बगावत का रंग दिया है। बगावत वो होती है जब आप हुकूमत में बैठ के डॉन लीक्स करते हैं, बगावत वो होती है जब आप हिंदुस्तान के लोगों को आके यहाँ पे बगैर वीजों के मरीज की सैरें कराते हैं। हमने ये बातें नहीं की, ना आपको बागी कह रहे हैं, आपने एहतजाज किया। आपका ये जो इतना लंबा मार्च है, सुने ना मेरे भाई, सुने, थोड़ा हौसला। ये मरियम साहिबा जी और हमजा शहबाज साहब आए। अब हमारा तो कसूर नहीं था ना कि कौम उनके साथ नहीं निकली, लेकिन आए, हमने ना पत्थर मारा, ना आंसू गैस मारा, ना उन पर पर्चा किया। मौलाना साहब आए, राना साहब ने कहा कि कोई पत्ता नहीं टूटा, पत्ता नहीं हिला, फलाना नहीं हिला। वो मदरसे के बच्चे लाके बैठ जाते हैं, अवाम तो साथ आती नहीं है। वो बेचारे जिनको माँ बाप वो कुरान सीखने भेज देते हैं, वो छोटे बच्चों को साथ इधर लेके आ जाते हैं। ये आए ना, पूरे पाकिस्तान को निकाल के लेके आते। तो हमने तो उन पे कोई आंसू गैस नहीं की, हमने तो मौलाना साहब पे कोई पर्चा नहीं काटा, हमने तो मौलाना साहब पे दहशतगर्दी का पर्चा नहीं काटा, ना उनके लोगों को उठा के नंगा करके मारा है हमारी हुकूमत ने। और उसके साथ साथ बिलावल साहब तशरीफ लाए, मेरे से उम्र में छोटे हैं, लेकिन जमात के चेयरमैन में उनका एहतराम मेरे पे फर्ज है। वो आए, उन्होंने यहाँ एहतजाज किया, डी चौक में आए, उन पे कौन सा आंसू गैस चला, उन पे कौन सी लाठी चार्ज हुआ, ये मुझे बताएं। ये जमातें हमें इखलाकियात का दर्स ना सिखाएं। ये जो कर गए हैं, पाकिस्तानी सियासत को जितना परागंदा कर गए हैं, दहशतगर्दी के पर्चे हमारी हुकूमत में, मुझे बताएं हमने किसी एक बंदे पे, और हम रो नहीं रहे, हम सामना कर रहे हैं, लेकिन ये इनको बता रहे हैं कि आप लोगों ने जो किया है। कल आपने इकबाल डे मनाया, लेकिन अल्लामा इकबाल की घर की इज्जत के साथ जो आपने किया कि रात के अंधेरे में पुलिस को जाके आपने जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा को उनके गेट को तोड़ा, और उसके साथ साथ खातून पॉलिटिकल वर्कर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी को तोड़ा। मैं समझता हूं कि कम से कम चंद साहब जैसे पॉलिटिकल वर्कर से मुझे तवक्को है कि जिस तरह से उन लोगों ने किया, देखिए अब ये बहुत सारे सवालात हो गए, कंडेम करेंगे। लेकिन मैं उन लोगों से क्या गिला करूं जो अली भाई में मुस्तफा नवाज खोकर साहब की थोड़ी सी बात को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उनको सेनेट की सीट से जो है हाथ धोना पड़ा। ये आपकी जमहूरियत है, और ये आपकी जमहूरी आजादी है, और ये आपकी सियासी जमातें हैं। मैं जरा ये बहुत सारे अब सवालात हो गए, जरा राना साहब जरा मुझे अब ब्रेक के बाद आपके पास आना है, क्योंकि ये बात थोड़ी जरा लंबी है। और फिर ये कि ये जो तैनाती वाला मसला है,
क्या ये वाकई हुकूमत के लिए भी एक कंसर्न है या हुकूमत इसको देख रही है? अगर वाकई वो समझती है कि ये तहरीक इंसाफ इस वजह से एहतजाज कर रही है, और इस पर जरा गुफ्तगू जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद में। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। राना साहब, ऐसे मौके पर जब धरना और एहतजाज ये तहरीक इंसाफ का चल रहा है, फिर तैनाती वाला मामला भी है, फिर कुछ बड़े अहम फैसले जो है वो करने हैं, सऊदी वली अहद का दौरा आने वाला है, वज़ीर आज़म गैर शेड्यूल शुदा जो है वो उनके दौरे हो रहे हैं, वो लंदन रुक रहे हैं। अब तो क्या वज़ीर आज़म को जो है वो इस मौके पर पाकिस्तान नहीं होना चाहिए? नहीं, लेकिन देखें, ये जो बात आपने कि पाकिस्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेरा हाल है आज के दौर में कोई जो अपने मामलात हैं, जो डेली मामलात होते हैं या अपने वज़ीर आज़म की जो फ़राइज़ होते हैं वो पूरे हो रहे होते हैं। जहाँ भी हम लोग भी बाहर जाते हैं वहीं से ऑफिस का जितने अहम काम है वो कर रहे होते हैं, जितनी भी फाइल वर्क है या समरी या जो भी है, वो ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मैंने पूछा इस वजह से था कि कुछ अर्जेंट हो गया है जिसकी वजह से उनको जो है वो ये लंदन जाना पड़ा, बस कुछ नहीं तो कोई तब्दीली आई है। जो वज़ीर आज़म साहब ने स्टेटमेंट दिया वो यही थी कि मैं फैमिली से मिलने आया हूँ, और जब हमारे कायद हैं वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब, अगर जब वो मिलते हैं तो यकीनी तौर मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, वो सियासी सूरत हाल या मुल्क के मामलात डिस्कस होते हैं, और स्पेशली जब वज़ीर आज़म जाएंगे तो यकीनी तौर पे सियासी मामला डिस्कस होंगे। जो भी करंट सिचुएशन होती है, जो चाहे अपोजिशन है या दूसरे मामलात हैं या इनके लॉन्ग मार्च है, तो मैं समझा ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे इतनी क्यासराइयाँ हो रही हैं जी वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे किस वो इधर होना चाहिए था। वो एक मेरा हाल नॉर्मल सी एक एक्टिविटी है, लेकिन यकीनी तौर पे वहाँ जितने इशू होते हैं वो डिस्कस होते हैं, क्योंकि वो हमारी पार्टी के सरबराह हैं, कायद हैं, सुप्रीमो हैं, सब कुछ उनसे गाइडेंस भी लेते हैं, उनके साथ उनके तजर्बे से फायदा उठाते हैं। तो मेरा हाल है कि इसको किसी को शक नहीं इसमें होना चाहिए कि उनकी गाइडेंस में ही हम सारे काम कर रहे होते हैं, और वो भी फैसले करते हैं हमारे साथ डिस्कशन के बाद, सबकी राय लेके सब कुछ सुनते हैं और फिर इनपुट लेके अपने फैसले वो करते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, तो बाकी जो इन्होंने बातें की हैं वो मैं समझता हूँ कि ये मुझे नहीं समझ आ रही कि अली मोहम्मद साहब जिस तरह की बातें करते हैं, मैं हैरान हूँ कि ये एक चलो साइबर एक सबको पता क्या है, अब बयानिया शानिया पीछे रह गए। अब वजीराबाद का जो सिलसिला हुआ, इंसिडेंट हुआ, वो अब उस पर आया हुआ है अब आगे सामने, और उस पर वो अपनी सियासत चमका रहे हैं। लेकिन जो बात ये करते हैं चेंज वाली, मैं आपको बताऊं ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है, और दुनिया में जहां पार्लियामानी सिस्टम है, भाई कहते हैं कि बड़ी अच्छी नदीम अफजल ने बात की है कि ये क्या माजरा है कि अगर ये हो तो फिर टाइम पूरा होना चाहिए, अगर ना हो तो इलेक्शन होने चाहिए। भाई ये अदम एतमाद, आप मेजॉरिटी लूज कर गए थे, आपकी पार्टी, आपका प्राइम मिनिस्टर, उनकी मेजॉरिटी असम्बली से खत्म हो गई थी, और उसका आउटकम यही होता है, रिजल्ट ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर अपना ऑफिस खो बैठता है। तो वहां पे आपके पास 176 लोग नहीं है, आपको भी पता है, आपके इत्तेहादी आपको छोड़ गए, आपके अपने बंदे आपको छोड़ गए। मगर राना साहब, बहुत सारे आपके कॉलीग्स थे, उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा क्योंकि तैनाती का मसला आ रहा था, इस वजह से अदम एतमाद पहले जो है वो लाई गई। तो वो कहीं ना कहीं, तो कहने को तो आप लोग कह रहे हैं इन मामलात का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ आपके ही कॉलीग्स कह चुके हैं कि ये हम अदम एतमाद इसी वजह से लेकर आए क्योंकि तैनाती आ रही थी और उनको शक था कि ऐसा बंदा जो है वो आ जाएगा और फिर जो है वो उनको जो है वो सियासी तौर पर जो है वो उनके मामलात और मुश्किल हो जाएंगे। नहीं, मैं समझता हूँ ये जो हमारे कॉलीग्स की या हमारे दोस्तों की कोई राय है, मैं समझता हूँ उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये एक बड़ी देर से देख रहे थे, इनके अपने लोग हमारे साथ इन टच थे, 30-35 लोग थे, जो 20 रह गए। वो हमें कहते थे आप कुछ करें, आप कुछ करें, आप कुछ करें। इनकी गवर्नेंस इस तरह की थी, इनके एटीट्यूड इस तरह का था,
लेकिन हमें यही था कि जब तक इत्तेहादी ना इनको छोड़ें उस वक्त तक हम ये स्टेप ना उठाएं। तो जब इत्तेहादी हमने उनके साथ बातचीत की, जब वो छोड़ गए इनको इनके मामलात की वजह से, तो फिर हमने वो काम किया, क्योंकि सिर्फ इनके लोगों पे हम डिपेंड नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो लीगली भी आपके सामने जो बात चीजें आई हैं वो भी आपके सामने इस वक्त हैं। तो जब आपके साथ इत्तेहादी रहे, आप अपने सिर्फ मैं कहता हूँ इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है। ये ऐसी प्रैक्टिस है जो दुनिया में किसी जगह नहीं होती जहाँ पार्लिमानी सिस्टम है। ये कौन सी चीज है जहाँ ये लिखा है हाँ असेंबली का टाइम पूरा होना चाहिए, ये एक बात जरूर है। और अर्ली इलेक्शन स्नैप पोल सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर का प्रोरेगेटिव है, ये जत्थों के वजह से। मैं जरा बुरहान साहब 1 मिनट दीजिएगा। मैं अली मोहम्मद साहब जरा ये मुख्तसर सा मुझे जवाब चाहिए लंदन वाली चीज के ऊपर। वो कह रहे हैं रूटीन मैटर है, मुलाकातें होती रहती हैं और जब ज़ाहिर बात है मुलाकात होगी तो चीजें डिस्कस भी होती हैं। तो इतना जो फिंगर रेजिंग है इन मुलाकातों के हवाले से, इस दौरे के हवाले से, वो क्यों हो रही है? देखिए वो इसलिए हो रही है कि रूटीन का आपका एक दौरा था COP27 का, और वहां से आपको इस मुमलिकत खुदादाद में वापस आना था, जिसने बदकिस्मती से आपको एक वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठा दिया है, जिसके लिए शायद आप खुद ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे। यहाँ मेरे मोहतरम राना साहब फरमा रहे हैं कि ये कोई मसला नहीं होता, आप वहां बैठ के हुकूमत चला सकते हैं, तो फिर आज़ादी लेने की क्या जरूरत थी? वॉइस राय ठीक था, बस उधर बैठा हुआ था और आ जाता था। अगर आप वहां से जूम पे या वीडियो लिंक पे हुकूमत चला रहे हैं, तो यहाँ बैठ के वीडियो या जूम लिंक पे अपने सुप्रीमो है मियां नवाज शरीफ साहब, उनसे आप मीटिंग कर लें कि ये जाने से पहले भी लंदन, वापस आने से के बाद भी लंदन, बीच में भी लंदन, आगे भी लंदन, पीछे भी लंदन। अगर इतना ही लंदन पसंद है तो फिर इधर हुकूमत क्यों लेते हैं? देखें ये मुझे इस पे मैं सर एक ब्रेक के बाद जरा आ रहा हूँ। इस पे एतराज है कि मेरे सर मैं एक ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, जरा इसी डिस्कशन को जारी रखते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। चंद साहब, क्या आगे हल इस मसले का क्या है? एहतजाज होता रहेगा, आप भी हुकूमत करते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे? लेकिन जी गैर यकीनी सूरत ख़त्म करने के लिए ना पॉलिटिकल जमातों के पास कोई इसके अलावा हल ही नहीं है कि ये मिल के बैठें। ठीक है, अपना अपना नज़रिया, अपना अपना मैनिफेस्टो होता है, लेकिन कौम के लिए अच्छा जब कोई कभी किसी इशू के ऊपर देखिए, इसके ऊपर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर सारे इकट्ठे बैठ गए थे, नेशनल इलेक्शन प्लान के ऊपर सारे इकट्ठे बैठ गए थे, फैटफ के ऊपर सारे इकट्ठे बैठे थे, तो उसका रिजल्ट भी देखो, लेजिस्लेशन भी हुई। पार्लियामान का काम ही है ना, लोग वोट क्यों देते हैं? लोग कहते हैं कि आप गवर्न करें, आप मेरी नुमाइंदगी जाके करें। लोगों का यही मकसद होता है कि आप पार्लियामान के अंदर बैठ के, अवाम का टैक्स का पैसा है, अब अवाम के टैक्स के पैसे खाने के बाद भी आप अहमियत ना दें पार्लियामान को, आप पार्लियामान की तस्दीक करें, तो आप अवाम के मैंडेट की तोहिन करते हैं। तो ये इंटेलेक्चुअली बहुत बड़ी डिसऑनेस्टी है, और इस पे मैं समझता हूँ कि आगे भी मैं सारी पॉलिटिकल जमातों को ये बैठना पड़ेगा और अवाम के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए, इदारों की रिफॉर्म्स के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अली भाई, पॉसिबिलिटी कोई है या फिर यही होगा कि मार्च होगा, मार्च के बाद ही जो है वो कोई हो सकता है, या मार्च के दौरान भी जो है इस वक्त भी आपको लगता है कोई बातचीत हो सकती है इन इश्यूज के ऊपर? देखिए रहमान साहब, इस मसनूई खौल से निकलना पड़ेगा सबको, और ये जो अपने आप को जमहूरियत की बात करके हमने अपने आप को एक मसनूई दुनिया में हमने अपने आप को रखा हुआ है। कौन सी जमहूरियत जिसमें आपकी अपनी जमातों में क्या जमहूरियत है? पहले तो उस पर बात कर लेना। एक शख्स ने एक स्टैंड लिया आजम सवाती साहब के लिए, बात कर दी, आपकी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ होगा, उसको अपनी सीट तक से हाथ धोना पड़ा। यानी कि ये अंजाम है मेरे जैसे या नदीम अफजल चंद साहब जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स का। ये जो मुस्तफा नवाज खोकर है, क्या उसने कोई क़यामत ढाई है कि ही हैड टू लीव हिज सीट, क्योंकि उसने कोई अपनी जो उसको सही लगा, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन उसको, ये हमारी जमहूरियत है कि अपनी जमात में हम बर्दाश्त नहीं कर। नंबर 1। नंबर 2, आप कहते हैं पार्लियामान की बेतौकीरी हुई है, क्या इससे बड़ी बेतौकीरी हो सकती है? ये तो आपको बेतौकीरी लगती है कि इस्तीफा देके कोई लोग बाहर बैठ जाएं। ये बेतौकीरी नहीं है कि इन 342 का फैसला अमेरिका वाशिंगटन में हो। दिल पे हाथ रख के राना तंवीर साहब बता दें, मेरे सीनियर हैं, मुझे बताएं, इनको पता था ये अदम एतमाद आने से पहले
इनको पता था कि अदम एतमाद आ रही है, हम में से किसी को नहीं पता था। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर, चलो मैं जरा ये राणा साहब से जरा पूछ लेता हूं, जरा आपकी इजाजत से अदम एतमाद आ रही है और उसमें इमरान खान को घर भेजना जरूरी है। मैं जरा उनसे फाइनल, राणा साहब इस बहस को जरा समेटिए। हमारे फैसले बाहर के ममालिक में लोग क्या करें और आज भी हमारा वज़ीर आज़म लंदन यात्रा कर, मामलात ऐसे ही चलेंगे? ठीक है जी राणा साहब, एक तो जो 30 सेकंड है। अली मोहम्मद साहब ने बात की कि दिल पे हाथ रख के कहें, मैं यकीन करें कि मैं साल बाद मैंने जब इनका रवैया देखा तो मैं उस वक्त से कोशिश कर रहा था कि अदम एतमाद करें, कन्विंस कर रहा था, मेहनत कर रहे थे और मुझे यकीन था और ये हमने पूरा प्रोग्राम के तहत अपने अदम एतमाद आए और ये कोई उसमें मुझे तो पता है कि बिल्कुल इसमें किसी की आज ये पता चला है कि ये जो कोशिश थी ये 2019 से शुरू हो गई थी, अगर आप कह रहे हैं 7-8 महीने बाद। बिल्कुल, क्योंकि इनका जो रवैया था, जो ये काम कर रहे थे, वो किसी तरीके पे भी डेमोक्रेटिक या जो पार्लियामेंट की सबरेनिटी थी उसको आप ये तो हाथ में लाने को तैयार नहीं थे, तो दीवार के अंदर घुसेड़ दिया सारी अपोजिशन को। ये लंबी, आपके पास टाइम नहीं, लंबी बात है, लेकिन मुझे जो आपने बात किया बिल्कुल गुंजाइश है, जो नदीम अफजल कह रहे हैं बिल्कुल 100% बैठे और सारी चीजें सामने लाएं, एक करके इशू डिस्कस करें, उसमें बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, अली मोहम्मद खान साहब, नदीम अफजल चंद साहब, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।